ब्लॉक 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 3 क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। इस यूनिट में हम श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी और ये चैप्टर काफ़ी छोटा है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। डेवलपमेंट इन द क्वांटम थ्योरी फ्रॉम 1913 व्हेन बोर गिव हिज थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर till when Schrodinger development a new approach are called as old quantum theory। मतलब कि जब क्वांटम थ्योरी आई, जब बोर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, तब से लेके श्रोडिंगर इक्वेशन तक, तो जो बीच का जो समय रहा उसको एज अ जो न्यू अप्रोच रहा उसको न्यू अप्रोच माना जाता है ओल्ड क्वांटम थ्योरी का। ओके, ये तो बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि क्या ज़रूरत थी श्रोडिंगर इक्वेशन की, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन को लाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्यों हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को, मतलब हमने नहीं, क्यों श्रोडिंगर इक्वेशन क्रिएट की गई। तो श्रोडिंगर इक्वेशन इसलिए क्रिएट करी गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने पहले यूनिट में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्यूअल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर तो वेल एक्सप्लेन्ड है, बट जो वेव नेचर है वो इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी। और दूसरा रीज़न क्या था कि हमने हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा था कि पोजीशन और मोमेंटम जो थे इलेक्ट्रॉन के वो करेक्टली डिटरमाइन नहीं किए जा सकते, तो उसके लिए भी हमें श्रोडिंगर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। When it was realized that electron cannot be simply described as particles and they also exhibited wave-like properties, then a need was felt to describe electron in such a way that its wave nature is also taken into account। तो एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक ऐसी इक्वेशन की ज़रूरत थी जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर एज वेल एज उसके वेव नेचर को भी कंटेन करके हमें एक्सप्लेन करे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें वो दोनों चीज़ें एक इक्वेशन में हमें उसका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड द मैटर हैव ड्यूअल नेचर, वन इज़ अ पार्टिकल नेचर एंड अदर वन इज़ अ वेव नेचर। ये तो हमको पहले से ही पता है। नेक्स्ट, द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट करेक्टली डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस ऑल्सो वी नो। इसीलिए श्रोडिंगर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी। आगे बढ़ते हैं। द न्यू अप्रोच ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड एज वेल एज अ वेव नेचर इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। तो वो मैकेनिक्स जो एक एटम के, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के दोनों नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर को, उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या फिर वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। श्रोडिंगर की जो रीजनिंग थी इलेक्ट्रॉन मोशन की, वो वेव मैकेनिक्स कहलाई जाती है, और उनकी जो थ्योरी थी या कह सकते हैं उनकी जो इक्वेशन थी वो किस पे बेस्ड थी, वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे बेस्ड थी, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से उन्होंने अपनी इक्वेशन को प्रूव किया था। हम आगे देखेंगे उनकी क्या इक्वेशन थी। इसका आपको एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है इस तरीके से कि प्रूव द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो आप उसको एज इट इज़ डिराइव करके लिख दीजिएगा। ओके, हम आगे आने वाली वीडियोज़ में इसे देखेंगे। आगे पढ़ते हैं हम। ऐसे ही हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था, हीजनबर्ग ने भी थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करी थी विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को लेके उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी थी, और उनके मैकेनिक्स को क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स मैकेनिक्स। तो श्रोडिंगर की मैकेनिक्स को वेव मैकेनिक्स और यहाँ पर मैट्रिक्स मैकेनिक्स। ये तो आपकी जस्ट एज अ इंट्रो है। उसके बाद जो मेन आता है वो आपका है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। उससे पहले व्हाट इज क्वांटम केमिस्ट्री ये पढ़ लेते हैं। द लॉज डिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स हम जानते हैं वो सारे लॉज उसके अंदर आते हैं जो कि स्मॉलर लेवल पे, क्वांटम लेवल पे हमें दिखाई देते हैं। वो सारे लॉज जो क्वांटम लेवल पे वेरीफाइड होते हैं या प्रूव करते हैं, उनको हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसकी टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं। ध्यान से पढ़िएगा, क्या पता आपके एग्ज़ाम में इसको 5 पोस्टुलेट्स के फॉर्म में ही आ जाए। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जियो केमिस्ट्री में, इसीलिए उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज
एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड बाय अ फंक्शन साई, इसको हम क्या पढ़ते हैं साई, that depends on the coordinates of the particle and on that time. The function is a wave function, और इसका नाम क्या है, इस फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन का क्या नाम है, वेव फंक्शन और अ स्टेट फंक्शन. ओके, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और इसका जो एक्सप्रेशन है और इसमें जो डी एक्स डी वाई डी जेड होता है इसको प्रोबेबिलिटी माना जाता है फॉर पार्टिकल फाइंडिंग इन द पर्टिकुलर वॉल्यूम. तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. इस फर्स्ट पोस्टुलेट में कुछ भी नहीं है, आपको इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो स्टेट है वो एक फंक्शन से, जिसको हम वेव फंक्शन कहते हैं, उससे स्पेसिफाइड होती है. उसी एक वेव फंक्शन की वजह से हम उस पूरे वेव मैकेनिकल सिस्टम को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसमें ये जो r, t है ये कोऑर्डिनेट्स बताते हैं एक पार्टिकल के कि वो कौन सा पार्टिकल है जो कि आपका पाया जाएगा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में. ओके, और इस फंक्शन को हम वेव फंक्शन कहते हैं और स्टेट फंक्शन कहते हैं. और इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये प्रोबेबिलिटी बताता है एक पार्टिकल की इतने वॉल्यूम में कहाँ पर वो पार्टिकल है हमें मिल सकता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्स डी वाई डी जेड is the probability that the particle lies in the volume element dx dy dz located at r at time t. फिर इसके बाद आपकी एक छोटी सी चीज़ आती है कि ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं. यहाँ पर आप दो टर्म पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेबल और एक ऑपरेटर. पहले ऑब्जर्वेबल पढ़िए. ऑब्जर्वेबल होता है द मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेबल. वो वेरिएबल जिसको आप मेजर करते हैं, जैसे कि पोजीशन आप मेजर करते हैं, मोमेंटम मेजर करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, इन सारी चीज़ों को आप मेजर करते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेबल. सो अ मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेबल. ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंड पोस्टुलेट. वो हमसे ये कहता है टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर करस्पॉन्ड्स एन ऑपरेटर इन द क्वांटम मैकेनिक्स. An operator is a mathematical command that tells one to do something on what follows the command. तो हमारा ये बताया है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल होता है तो उसी के ही करस्पॉन्डिंग, मतलब उसी के ही जैसा क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर होता है. और ऑपरेटर जो ऑब्जर्वेबल है उसको कमांड करता है कि उसको क्या करना चाहिए. आप ऑपरेटर को समझ सकते हैं लाइक एडिशन, प्लस का साइन. तो ये कमांड दे रहा है दो ऑब्जर्वेबल को क्या करना है, आपको प्लस करना है. लाइक और भी दे सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तो ये सारे आपके ऑपरेटर के अंदर आ जाएंगे. पर यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है तो थोड़ी चीज़ डिफर हो जाएगी. मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था. ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल क्या होता है, अ मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेबल. एंड ऑपरेटर, to every observable there is an operator in the quantum mechanics. An operator is a mathematical command that tells one to do something on what follows the command. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पोस्टुलेट पे. थर्ड पोस्टुलेट है हमारा ये रहा हमारा थर्ड पोस्टुलेट. इन एनी मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल एसोसिएटेड विद एन ऑपरेटर, दिस इज ए कैप. इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ए कैप. The only value that will ever be observed are the eigenvalues which satisfy eigenvalue equation. Okay, मतलब हर एक ऑब्जर्वेबल के मेजरमेंट के साथ साथ ऑपरेटर होता है, ये हमने पढ़ लिया. तो उसकी जो वैल्यू होती है ऑपरेटर की वो ईजन वैल्यू के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होती है. तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, ए कैप साई इक्वल्स टू ए साई. तो यहाँ ए कैप जो है ऑपरेटर शो कर रहा है, ए जो है वो आपका नॉर्मल कोई भी वैल्यू शो कर रहा है, और साई जो हमने आपको बता ही दिया था स्टेट फंक्शन. ओके, तो हमारा थर्ड पोस्टुलेट यही कहता है कि ऑब्जर्वेबल एसोसिएटेड जो होता है ऑपरेटर से, दैट इज़ ए कैप. ओनली वैल्यू जो ऑब्जर्व की जाती है वो होती है ईजन वैल्यूज़. बाकी और कोई वैल्यू ऑब्जर्व नहीं की जाती. कौन सी वैल्यूज़ ऑब्जर्व की जाती हैं, ईजन वैल्यूज़, जो कि सेटिस्फाई करती हैं ईजन वैल्यू इक्वेशन को. और ये क्या है, आपकी एक ईजन वैल्यू इक्वेशन है. फोर्थ पोस्टुलेट हम मूव ऑन करते हैं. दिस इज़ द फोर्थ पोस्टुलेट. If the system is in a state described by a normalized wave function, that is psi, then the average value of observable corresponding to a cap is given by this. तो हमने अभी भी पढ़ा ना कि ईजन वैल्यू को ही स्पेसिफाई करेगा, या ईजन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफाई होगा. तो अगर कोई सिस्टम एक ऐसे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वाले स्टेट में है तो क्या होगा, उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी ऑब्जर्वेबल की वो इसके अकॉर्डिंग होगी, ए कैप. इस अकॉर्डिंग टू ए कैप वो एवरेज वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता लगाएंगे. ये हमने यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे.
ये आपकी एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आ गई, ये आपको पता ही होगा ये क्या होता है, ये आपका होता है आपका ये इंटीग्रल का साइन। ओके, इंटीग्रल हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन, फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, और साई एस्ट्रैक्ट, इसको साई स्टार पढ़ेंगे या एक्सट्रैक्ट कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, ए कैप साई। आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, आपको कोई प्रूफ करने को नहीं कहेगा या इसको और एक्सप्लेन करने को नहीं कहेगा, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको पोस्टलेट्स बताने हैं बस, तो आप इसको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखिए, फर्स्ट टाइम है तो श्रोडिंगर इक्वेशन इतनी आसानी से आती नहीं है, थोड़ी सी ट्रिकी भी होती है, तो आप इसके पोस्टलेट्स को एकदम ध्यान से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द वेव फंक्शन और अ स्टेट फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इवॉल्व इन टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एक वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन जो कि मैंने बताया था साई, वो आपका अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इवॉल्व करता है, और ये क्या है आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये है एच, इसको हम अभी आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि एच आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, अभी फिलहाल के लिए आप इसको एच कैप याद रख लीजिए। साई एक्स कॉमा टी आपका बता रहा है पोजीशन, इक्वल्स टू आई एच, और ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है किसका, साई का, टी के रिस्पेक्ट में, और एक्स कॉमा टी। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइंड कर देते हैं। हमारा पहला पोस्टुलेट हमको क्या कह रहा था, हमारा पहला पोस्टुलेट ये था कि ये जो स्टेट है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की, वो स्पेसिफाइड होती है बाय द फंक्शन साई, जो कि डिपेंड करता है अपॉन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी, इसमें डी एक्स डी वाई डी जेड बताता है प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल लाइज इन द पर्टिकुलर वॉल्यूम। फिर आता है टू एवरी ऑब्जर्वेबल इन द क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज एन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू दैट। ठीक है, एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल कमांड दैट टेल्स वन टू डू समथिंग एंड व्हाट फॉलोज ऑन कमांड। देन द थर्ड वन इज टू एवरी ऑब्जर्वेबल देयर इज एन ऑपरेटर फॉर विच they only eigenvalues are observed, and eigenvalues are observed which satisfy the eigenvalue equation, and eigenvalue equation is a cap psi equals to a psi. Fourth one is if the system is in a state described by the normalized wave function, then the average value of the observable corresponding to a cap will be given as this इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट वेव फंक्शन जो होता है और स्टेट फंक्शन जो है वो इवॉल्व करते हैं अराउंड इन टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन आपकी ये रहेगी। ओके, दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं, हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, इसका डेरिवेशन आपको डायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।